नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कला और संस्कृति की ऑनलाइन एक प्रकार से टेस्ट सीरीज है ये, और इसके अंदर MCQs प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ जो आपके लिए लेके आए हैं, ये सब कुछ आपके लिए लाया गया है मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि CET के लिए, रीट के लिए, PTI के लिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड अध्यापक के लिए ये परीक्षाएं 2024 में आने वाली हैं। संभावनाएं हैं, जैसे कि चुनाव हो गए हैं तो उसके बाद अभी परीक्षाएं ओपन होने वाली हैं। इनमें कुछ पिछली परीक्षाओं के जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपसे हम रूबरू करवाएंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वो प्रश्न जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो केवल राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड होंगे, क्योंकि मोस्टली राजस्थान कला और संस्कृति के 5 से लेकर 10 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को लेकर के काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि जी इससे रिलेटेड हमें MCQ आप बताइए उसके बारे में। तो उसको अपन लेकर के आए हैं। और राजस्थान कला और संस्कृति MCQ के अंदर आपको आज पहला जो वीडियो है वो आपको दिखाया जा रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने किया क्या है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करेंगे। मिक्स प्रश्न नहीं मिलेंगे इसमें कतई मिक्स प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। किस प्रकार से मिक्स कि कई MCQs में देखता हूं तो उसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि वो किस परीक्षा से रिलेटेड परीक्षा से वो प्रश्न पूछे गए हैं। अपन लोगों ने क्या किया, इसको बड़े सिस्टमेटिक इसको बनाने का प्रयास किया है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि शारीरिक शिक्षक भर्ती हुई थी एक PTI की 2022 के अंदर। तो उसमें कुल प्रश्न जो आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, फर्स्ट पेपर में 100 है ना। PTI का जो फर्स्ट पेपर होता है उस फर्स्ट पेपर के अंदर जो है वो आपको याद रखना है कितने प्रश्न होते हैं, उसमें 100 प्रश्न होते हैं। 100 में से जब मैंने उस प्रश्न पत्र को पढ़ा तो उसमें ये वर्णन देखा मैंने कि कला और संस्कृति के कितने प्रश्न आए हैं, उसमें 5 प्रश्न आए हुए। तो कला और संस्कृति के वो जो 5 प्रश्न आए हैं उन पे अपने चर्चा करेंगे। इन 5 प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल को जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने कई 100 प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएंगे। उनसे रिलेटेड अपने को बात करनी है, सिस्टमेटिक पढ़ना है। 2022 ईयर को मैंने उठाया है और इस 2022 ईयर के अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड भी हुआ है, इसके अंदर सेकंड ग्रेड का पेपर भी हुआ है 2022 के अंदर, और भी कई प्रकार की परीक्षाएं इसके अंदर हुई हैं। और उनसे रिलेटेड जितने भी फर्स्ट पेपर या जीके से रिलेटेड जितना भी जीके का जो पेपर होगा उससे मैंने कला संस्कृति के जितने भी प्रश्न हैं वो उसमें से उठा लिए गए हैं और उन पे अपने चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्रश्न जरूर मिक्स हैं परंतु प्रत्येक परीक्षा से रिलेटेड। जैसे इस वीडियो को मान लीजिए PTI का बच्चा देख रहा है तो उसको ये पता होगा कि गत परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या कठिनाई स्तर रहेगा, उससे रिलेटेड हमको बात करनी है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करें और एक एक करके हम प्रश्न पे इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर यह प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि निम्न में से राम सनेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के संस्थापक कौन थे। तो राम सनेही संप्रदाय की जो सिंगथल शाखा है उसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, दरियाव जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। 4 ऑप्शन है आपके सामने और संप्रदाय का जो नाम है वो क्या है, राम सनेही संप्रदाय है। और 4 जिन लोगों के इसमें नाम दे रखे हैं उन 4 लोगों के नाम आपके सामने हैं। दरियाव जी नाम है, रामचरण जी हैं, हरि रामदास जी हैं और रामदास जी हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सही उत्तर आप लोगों के लिए बनेगा, क्योंकि शाखा कौन सी पूछी गई है, सिंगथल शाखा पूछी गई है, इससे रिलेटेड आपको याद करना है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा हरि रामदास जी। ये प्रश्न जो आपके सामने है ये देखिए, ठीक है शारीरिक शिक्षक भर्ती में आया है। ये प्रश्न ऐसा है जो पीछे गत परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, ये कई बार राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न आया है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न हमेशा आता ही रहता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि दरियाव जी जो है ये किस शाखा से रिलेटेड है, ये रैन शाखा से रिलेटेड है। और रैन शाखा आप बताएंगे कहां पर है, नागौर में। रामचरण जी की बात आ जाए तो रामचरण जी जो है ये किससे रिलेटेड है, ये राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और शाहपुरा जो इसकी ब्रांच है, शाहपुरा शाखा है, उससे ये रिलेटेड है। हरि रामदास जी जो है इनकी बात करें तो ये ऊपर हम पढ़ ही गए हैं, प्रश्न में ये दे रखा है कि बीकानेर के अंदर एक सिंगथल शाखा है, उससे रिलेटेड है। कहां पर है ये, बीकानेर में है, ठीक है। और रामदास जी जो है ये खेड़ापा शाखा से रिलेटेड है, खेड़ापा, और ये कहां पर है, जोधपुर में,
ठीक है। इससे रिलेटेड आपको ये काफ़ी सारे प्रश्न आपसे रूबरू हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये पूरा कंसेप्ट याद रखना है। संप्रदाय का नाम राम से नहीं संप्रदाय है, इसकी 4 ये शाखाएं हैं। मूल जो ब्रांच है वो इसकी शाहपुरा में है, जो इसकी मूल शाखा है वो कहाँ पर है, शाहपुरा में है मूल शाखा। और उसके अतिरिक्त आपको पूछा जाए तो दरियाव जी रैन नागौर में है, हरि रामदास जी सिंगथल शाखा में, रामदास जी खेड़प्पा या जोधपुर शाखा में। इससे रिलेटेड कई बार एक प्रश्न ये आ जाता है कि इसके अंदर 2-3 बातें आप एक तो ये याद कर लेना कि ये जो संप्रदाय है इसकी विशेष बात क्या है। तो इसकी विशेष बातों में मैं आपको 2-4 बातें और ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। एक तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। एक तो बात ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है जी। एक आपको याद रखना है कि शाहपुरा के अंदर ही, शाहपुरा में इससे रिलेटेड एक मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं फूलडोल मेला। फूलडोल मेला, फूलडोल मेला जो है ये शाहपुरा में लगता है। कब से कब तक लगता है तो आपको याद रखना है कि चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक लगता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक एक मेला लगता है शाहपुरा में, फूलडोल मेला। गुलाबी रंग के ये वस्त्र पहनते हैं। ये इसकी 4 शाखाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न फिर भी आ जाएगा आगे घूमकर, क्योंकि और जो पेपर अपन लोग चेक करेंगे, जैसे आगे चलकर फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का या और पेपर चेक करेंगे, तो उनके अंदर भी हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए। तो एक बार के लिए तो आप इसको इतना ही याद रखिएगा कि इसकी 4 शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ हैं, उन पर अपने चर्चा कर ली है। आगे अपने चलते हैं नए प्रश्न की ओर। ये जो नया प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये प्रश्न है कि दिलवाड़ा का आदिनाथ एक जैन मंदिर है। आपको पता होगा कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है भैया, दिलवाड़ा के जैन मंदिर? तो आपको याद होगा कि ये सिरोही में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है, सिरोही में। और इनके अंदर जो आदिनाथ को समर्पित मंदिर है, जिसे अपूर्व मंदिर कहा गया है, अपूर्व मंदिर यानी कि जो फर्स्ट मंदिर, एक प्रकार से प्रथम मंदिर इसका माना गया है, वो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये प्रथम मंदिर जो बनवाया गया है, ये बनवाया गया है विमल शाह के द्वारा, है ना। किसके द्वारा बनाया गया है? विमल शाह। ऑप्शन इसमें आपको क्या मिले थे? ऑप्शन इसमें मिले थे आपको विमल शाह, ब्रह्मगुप्त, विक्रम सिंह और चंदन राज। ये उस पेपर के ऑप्शन थे और सही उत्तर जो था उसका वो क्या था? विमल शाह। चलिए इसको चेक करते हैं आगे और इस नोट्स के माध्यम से इसको चेक करते हैं। देखिएगा क्या याद रखना आपको कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो 5 भागों में, 5 पार्ट्स में है। 5 उसके हिस्से कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मुख्य मंदिर में 5 अन्य मंदिर है या 5 मंदिर और है। तो वो जो 5 मंदिरों का ये समूह है, 5 मंदिरों के इस समूह के अंदर पहला जो है उसको बोला जाता है विमल वसाही मंदिर। और ये विमल वसाई मंदिर है ना, ये समर्पित है प्रथम तीर्थंकर को। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ जी, है ना। आदिनाथ को ये समर्पित है, जिनको हम ऋषभ देव भी कह देते हैं, ऋषभ देव जी कह देते हैं। तो आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित ये मंदिर है। इसका निर्माण जो है आपको दिखाई दे रहा होगा विमल शाह ने करवाया था। और विमल शाह कौन था? गुजरात के शासक भीम प्रथम का मंत्री था। गुजरात के एक शासक है भीम प्रथम और उनके मंत्री का नाम है विमल शाह। 1031 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आदिनाथ को समर्पित इन मंदिरों में ये सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, इसीलिए इसको अपूर्व मंदिर कहा गया है। तो जो आपका ये प्रश्न आया गया, पूछा गया पीटीआई के अंदर, उसका उत्तर तो ये आपके सामने यहाँ पर पड़ा है, चाणक्य क्लासेस के नोट्स के अंदर भी है ये, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा आ रहा है कि लूण वसाही मंदिर। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और बात आए तो उस पर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो लूण वसाही मंदिर जो है ये समर्पित है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को। नेमिनाथ जी को ये समर्पित है और इसका निर्माण जो है वो लगभग 1230-31 में ये करवाया गया था। इन मंदिरों में लगभग 48 खंभे हैं, 48 स्तंभ हैं और उन सबके ऊपर 48 खंभों के ऊपर नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई है। मंदिर के बाईं ओर एक बड़ा काला कीर्ति स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ का नाम आते ही आपको एक ही नाम याद आता है कि निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, क्योंकि जितने मोस्टली कीर्ति स्तंभ राजस्थान में है उनका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। तो उनमें से एक कीर्ति स्तंभ आपको बताना है कहां पर है, लूण वसाई मंदिर। कई कीर्ति स्तंभों की बात आती है ना, तो उनमें से एक ये यहां पर है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है पीत लहार मंदिर, ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। अब यहां पर कंफ्यूजिंग क्या है कि ये जो पीत
लाहार मंदिर है ये भी आदिनाथ को समर्पित है, और जो पहला विमल वसाई मंदिर हम पढ़ के गए हैं वो भी आदिनाथ को, परंतु ये प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आएगा, ये बाद में बना है। और प्रश्न की जो परिभाषा थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अपूर्व मंदिर, आदिनाथ का अपूर्व मंदिर, इसका मतलब होता है कि जो प्राचीन मंदिर है या जो पहला मंदिर है। तो उसके हिसाब से प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो उसका जो उत्तर बन रहा था वो तो विमल वसाई का विमल शाह ने बनवाया, यही उत्तर बन रहा था। पीतलहार का जो मंदिर है इसका निर्माण भीम शाह नामक किसी व्यक्ति ने करवाया, और कौन है ये अहमदाबाद के सुल्तान दादा थे कोई, और उन सुल्तान दादा का मंत्री है, मंत्री का नाम है भीम शाह, और उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, पीतलहार मंदिर का। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। पार्श्वनाथ जी जैसे कि आपको विदित होगा कि 23वें तीर्थंकर है जैन समाज के, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का ये मंदिर चौथे मंदिर की श्रेणी में आएगा। 3 मंजिला ये इमारत है, आपको ध्यान रखना है। कितने मंजिल है? 3 मंजिला इमारत है, और दिलवाड़ा के सभी मंदिरों में ये सबसे ऊंचा मंदिर है। दिलवाड़ा के इन 5 मंदिरों में सबसे ऊंचा आपसे पूछा जाए तो सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। इसमें खजुराहो, इंपॉर्टेंट बात है, इसमें खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की झलक देखने को मिलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में आप पढ़ते हैं, और दूसरा कौन सा आ रहा है? खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है। इनकी झलक जो है ये देखने को मिलती है। और 5वां जो मंदिर है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित है, और उसे महावीर स्वामी का मंदिर ही कहा जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे मित्रों कि 5 मंदिर हैं, और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जो 5 मंदिरों का समूह है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि एक बार अगर ये प्रश्न आ गया है तो संभावना है कि अभी भी आगे 2024 के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा भर्ती में और क्या प्रश्न आया। और ये प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न आया है, क्या है? निम्बोरी नामक आभूषण पहना जाता है। निम्बोरी नामक आभूषण, इसको निबोरी भी बोल देते हैं, कई जगह पे ये नाम ऐसे निम्बोरी भी मिल जाता है, निम्बोरी। तो निबोरी या निम्बोरी नामक आभूषण है, और इस आभूषण के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि यह शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जैसे गला, हाथ, दांत, नाक, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो निम्बोरी नामक आभूषण आपको याद रखना है, यह पहना जाता है गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में। देखिए मित्रों, गले से रिलेटेड आभूषणों की अगर बात आए तो आपको कुछ मैं हल्की फुल्की बातें थोड़ा बताना चाहूंगा, वो आप थोड़ा याद कर लीजिए। ऑप्शन में और भी है, हाथ, दांत, नाक। मैं कोई आपको आभूषण का पूरा टॉपिक यहाँ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना इस टेस्ट सीरीज के अंदर, तो अपन कोशिश करें कि बार बार जितने प्रश्नों से रिलेटेड चर्चा कर सकते हैं उतनी चर्चा कर लेंगे। ये आज की पहली वीडियो है, इसके बाद में आपको लगातार ऐसी वीडियोज मिलेंगी कि जितने भी 2022 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद 2023 के अंदर अगर कोई पेपर हुआ है तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, 2021 के पेपर्स की भी बात करेंगे, धीरे धीरे सबकी बात कर लेंगे। और अगर ये सभी वीडियोज आपने देख ली तो आपका आर्ट एंड कल्चर में से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले गले की अपन बात कर रहे हैं। गले की बात आए तो आपको कुछ आभूषणों को मैं यहाँ पर आपको याद करवाता हूँ। जैसे इसका एक अच्छा सा उदाहरण मिलता है चंपाकली। चंपाकली है, ठीक है। चंपाकली कोई आभूषण का नाम है, गले का आभूषण है। और चंपाकली, इसके बाद में एक आता है होकर, ठीक है, छेड़ियो, ठीक है। तो ये एक ट्रिक बन सकती है। जैसे चंपाकली कोई लड़की है, और होकर जो होता है वो कोई जो आवाज़ दे करके गली में कुछ बेचते हैं उसको बोलते हैं, और मान लो उसका कोई छेड़छाड़ उसने कर दी तो चंपाकली को होकर ने छेड़ियो, ऐसे आ जाता है। और चंपाकली ने क्या किया? होकर की नक्कस में निम्बोरी ठूस दी, निम्बोरी ठूस दी, तो ठूस दी से बनाएंगे ठुस्सी, ठीक है। नक्कस में निम्बोरी ठूस दी, नक्कस में यानी नेकलेस में उसने क्या किया? निम्बोरी, निम्बोरी मतलब निम्बोड़ी ठूस दी। इस ठुस्सी से भी आप इसे बना सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, जितने आपने लिखे हैं, पढ़े हैं, ये सारे गले के आभूषण पढ़ा रहा हूं पहले मैं आपको, है ना। चंपाकली, होकर, छेड़ियो, नक्कस, निम्बोरी, ठुस्सी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसमें आ जाता है जैसे रोडियो। रोडियो, देखो मित्रों याद रखना, अगर रोडियो शब्द आए तो रोडियो आपको बताना है कि ये गले का है, और अगर मोडियो शब्द आ जाए तो मोडियो जो है वो सिर का होता है आभूषण, ठीक है। रोडियो गले का आभूषण है और मोडियो सिर का आभूषण है। मोडियो आ जाए, इधर लिख देता हूं, मोडियो आ जाए, मोडियो, ठीक है, ये सिर का आभूषण है। तो मोडियो आ जाए, सिर का आभूषण है।
और रोडियो आ जाए तो गले का। ये जो मैं बता रहा हूँ सारे, ये आपको याद रखने हैं, गले के आभूषण है। इसके बाद में जैसे तुलसी, तुलसी का नाम आ जाएगा, तो तुलसी का नाम आए तो भी आप बता दो। टेवटा, टेवटा। हार, किसी भी शब्द के साथ हार लगा गया तो आप बता ही दोगे। किसी के साथ माला शब्द लगे आप बता दोगे, रानी हार, मटर माला, ये आप लोग बता ही देंगे। तो मुख्य रूप से ऐसे कुछ आभूषण हैं। मैं आपको चाणक्य क्लासेस के नोट्स के अंदर से कुछ आभूषणों के नाम बताने जा रहा हूं। वो देखिए कि आपको जब नोट्स दिया जाएगा तो उसके अंदर इस प्रकार से कुछ आभूषणों के नाम हैं। इन पर अपनी चर्चा करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ जो ऑप्शन आया है, इस ऑप्शन में गला, हाथ, दांत, नाक है, तो अपन ने ये चारों उठाए हैं। मैं आपको गले के आभूषण, गले के आभूषण और हाथ के आभूषण, दांत के आभूषण और नाक के आभूषण, ये सारे आभूषण यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप देखिए इनको, इस पे आपको दिखाई दे देगा। सबसे पहले आ रहा है नाक के आभूषण। नाक के आभूषण आ रहे हैं। नाक के आभूषणों में देखिए आप लोग नथ शब्द यूज करते हैं ना, नथ डालते हैं, नथनी डालते हैं, ये सब डालते हैं। तो इसमें नथ, नथनी, लौंग, ये तो आपको याद रह जाएगा। अब मूल शब्द ये है, जैसे ये बड़े कठिन से शब्द लगते हैं, वैण, है ना, बुलाक, खीवण, चांप या चौंप, कांटा। ये कांटा शब्द ऐसा है जो कान का भी है और नाक का भी है, ठीक है। चूनी, बलनी, बेसरी, बंवरिया, वारी, ये तो प्रश्न आ भी चुका है वारी वाला तो, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक कंपैरिजन अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या है वो कंपैरिजन, आपको क्या याद रखना है कि अगर वारी शब्द आ गया तो वारी तो आप बताएंगे नाक का, और अगर आ गया बाड़ी, ठीक है, तो ये है कान का। वारी भी आ सकता है और ये बारी भी आ सकता है लिखा हुआ, तो ऐसा शब्द आ जाए तो आप बताओगे नाक का है, और बाड़ी शब्द आ गया तो आप बताओगे कान का है, ठीक है जी। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जैसे चौंप शब्द आ गया तो चौंप आप बताएंगे नाक का है, परंतु यही शब्द चूप आ गया तो आप बताएंगे ये दांत का है। तो इन दोनों का अंतर जो है वो आपको करते हुए चलना है। चौंप आ गया तो आप बताएंगे कि ये नाक का आभूषण है, और चूप आ गया तो आप बताएंगे दांत का आभूषण है। इस तरीके से आप ये चर्चा कर सकते हैं। आगे देखिए, ये आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पर ये दांत का आभूषण है, इसमें ये चूप लिखा हुआ है ना। तो चूप या चौंप जैसे भी आ जाए, है ना, चूप या चौंप आ जाए। चौंप आ गया तो आप बताएंगे ये नाक का है, चूप आया तो आप बताएंगे दांत का है। तो दांत के आभूषणों में जैसे रखन, मेख, चूप, है ना, घास या घास, ये शब्द आ जाए तो ये दांत के आभूषण होते हैं। गले के आभूषण जैसे अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, उसमें से कई है। जैसे तुस्सी लिखा हुआ है, तुस्सी, तो तुस्सी भी हो सकता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, थुस्सी, ठीक है। तो तुस्सी या थुस्सी याद रखना है। तुलसी, चंपाकली, तिमणियों, ये तिमणियों, तंतनियों जो बच्चों को पहनाए जाते हैं, छोटे बच्चों को, वो वाले हैं। मटर माला, माला शब्द आ गया। पंचलड़ी, ये पंचलड़ी मतलब 5 लड़ियों का एक ग्रुप होगा। इस तरीके से किसी भी हार के अंदर 5 प्रकार की मालाएं होंगी, और इनके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के कॉइन्स, सिक्के डाले जाते हैं। 5 लड़ी होता है, इसको बोला जाता है पंचलड़ी। मंडली, हंसली, ये हंसली जैसे स्थान को भी बोल देते हैं, छोटे बच्चों से रिलेटेड भी होती है। अपन कई बार शब्द यूज करते हैं कि बच्चों को हंसली पड़ गई है, तो हंसली नहीं पड़े इसके लिए भी आभूषण पहनाया जाता है गले के अंदर, हंसली आभूषण होता है। इसके बाद में जंजीर, हार, ये सब जानते हैं आप। मंगलसूत्र, है ना, मुक्तमाला, कंठी, कंठी शब्द आ गया गले का है। बजंटी, मोहन माला, इसमें माला, रागमाला, हार, ये शब्द आ गया। मोदड़िया, मोदड़िया या अपन इसको बोल सकते हैं मादड़िया, तो ये मादड़िया शब्द भी छोटे बच्चों को जो पहनाते हैं उससे रिलेटेड यूज करते हैं। पोत, पातो, निम्बोड़ी, निम्बोड़ी या निम्बोरी अभी आपके एग्जाम में आया है, ये ध्यान रखना है। मूठ, जालरो, चौकी, ठीक है, जुगावली, थमनिया, बाडली, कंठसरी, टेवटो, ये सोने के बिस्कुट जैसा होता है। रोडियो, चंदनहार, बालो, ठीक है, होदल, हांस, हमेल, ये थोड़े नाम देख लेना। खीवड़ी नाम इंपॉर्टेंट है। तख्ती याद रख लेना, है ना। छोटे बच्चे तख्ती क्या करते हैं, गले में लटका के घूमते हैं। छोटे छोटे थे ना हम, तो तख्ती लेके जाया करते थे, स्लेट नहीं होती, तो तख्ती को गले में लटका के चलते हैं, और तख्ती को गले में लटका के चलते हैं, तो उससे याद रखना तख्ती आ जाए तो गले का बताना है। और रुचक, डोरा, डोरा जो होता है गले में पहनते हैं ताबीज वगैरह से रिलेटेड। नक्कस शब्द याद रखना, जो अंग्रेजी का नेकलेस शब्द है उससे ही क्या बना है, नक्कस, नेकलेस से क्या बना है, नक्कस। फिर है छेड़िया, ये अपन पीछे पढ़ के गए हैं ना कि चंपाकली को छेड़ियो, है ना, छेड़ियो, ये पढ़ के गए हैं, तो इसी से रिलेटेड आ रहा है छेड़िया। निगोदरी, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निगोदरी, निगोदरी आ जाए गले का आभूषण। पंचमणिया, पंटिया, पाट बनड़ी,
गलपड़िया, गलपड़िया गले में पड़ेगा, रानी हार, होकर, यह भी शब्द मैंने बताया था, होकर, सरी, बलेवड़ा, गलसरी, छेड़िया, फिर आ गया गलपटियो, तगतई। ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं, गले के आभूषण है। बड़ी मैं स्पीड से थोड़ा करा रहा हूं, आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाथ के आभूषणों की बात आती है तो हाथ के आभूषण के अंदर क्या है, इसके 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। जैसे बाजू की बात अलग करेंगे, कलाई की बात अलग करेंगे और हाथ की उंगलियों या हाथ की बात अलग करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए बाजू के आभूषणों में चूड़ली शब्द आता है। तो चूड़ली शब्द आते ही चूड़ी या चूड़ियां तो हाथ में भी होती है, परंतु आपको याद रखना है कि चूड़ली जो है वो यहां बाजू में भी पहनी जाती है, ठीक है। बाजूबंद ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, इसे भुजाबंद भी कह सकते हैं। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार पान, इसके बारे में कहा जाता है कि हार पान बाजू से शुरू होता है और ये पूरे बाजू पे भी होता है और आगे उंगलियों तक ये फैला होता है, यानी पूरे हाथ का है। तो अगर हार पान आ गया ना, हार शब्द आते ही ये ध्यान कर लेना, हार शब्द आते ही गला मत कर देना, हार शब्द आते ही गला मत कर देना। हार पान शब्द आए तो आप ये हाथ का आभूषण बताएंगे, बाजू से लेकर आगे हाथ की उंगलियों तक फैला हुआ आभूषण होता है। अंगद ये बाजू पे पहना जाता है। अनंत भी है ना, देखा होगा महिलाएं व्रत रखती हैं तो अनंत ये पहना जाता है। नवरत्न, ये नवरत्न में क्या 9 रत्न होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले महिलाएं बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी तो उसके लिए एक आभूषण पहना जाता था, उसमें 9 रत्न लगे होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नवरत्न बोलते हैं। तकिया, बट्टा, टड्डो, टड्डो ये आज भी ग्रामीण महिलाएं इसको पहनती हैं, टड्डो को, टड्डो हाथ में होता है। कातरियो, ठीक है। तगमा, फूंदना, ये लटकन के टाइप होता है फूंदना। आरत, अड़कनी और बजरा, बजरा जो होता है ये बजता रहता है, जब हाथ को ऐसे हिलाते हैं ना तो उसमें छनछनाहट उत्पन्न होती है बजरे के अंदर। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द आपको याद रखने हैं। और इसके बाद में कलाई के आभूषण है। कलाई में देखिए चूड़ा, चूड़ियां, कंगन, ये शब्द याद रखना। कंकन, इसका थोड़ा कंपेरिजन मैं बता देता हूं। देखिएगा अगर शब्द आ जाए कंकण, जहां कंफ्यूजिंग है उसी को बता रहा हूं, और एक शब्द आएगा कंकणी, एक शब्द आएगा कंकण, एक शब्द आएगा कंकणी। कंकण शब्द आए तो आपको बताना है कि कलाई का आभूषण है, क्योंकि इसका मतलब है कंगन, कंगन, ठीक है। और कंकनी आ जाए तो ये पैर का आभूषण है, क्योंकि कंकनी का मतलब होता है पायल, ठीक है। तो ये अंतर आपको करना है, कंगन आ गया तो हाथ का है और कंकनी आ गया तो आप पैर का बताएंगे, पायल होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा नौगरी, ये अभी किसी पेपर में ये प्रश्न आया भी था कि नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, और अभी हो सकता है कि जैसे अपन तैयार कर रहे हैं इसको, पेपर्स को, एमसीक्यू को, तो हो सकता है ये प्रश्न भी सामने अपने इन फ्यूचर आ जाएगा। तो नौगरी, उसके बाद में गोखरू, है ना, पाटला, गजरी, पूंचियों, बंगड़ी आभूषण बड़ा अच्छा है, ये आजकल गाना भी चल रहा है, पिया जी माना लिया दो बंगड़ी, ठीक है, ये गाना भी चल रहा है, बड़ा फेमस हो रहा है। हथ फूल आपको याद रखना है। गाना पुंछी, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुडी, दुगड़ी, दुगड़ी होता है कि कड़ों के बीच में चूड़ियां जब पहनी जाती है उसको दुगड़ी बोलते हैं। पुंची, दाना पुंची या पुंची। पट, नवग्रही, पौंची, खंजरी, खांच, ये चूड़े को बोलते हैं। इसके अलावा भी आपको कई प्रश्न ध्यान रखने हैं, जैसे वल्या, वल्या या बल्या शब्द आ जाता है, वल्या या बल्या, तो आपको बताना है हाथी दांत की चूड़ियां होती हैं, है ना, हाथी दांत की जो चूड़ियां होती हैं उनको वल्या या बल्या बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्लोरी होती है, सफेद रंग की चूड़ियों को बोलते हैं। बिल्लोरी जो है व्हाइट कलर की सफेद रंग की जो चूड़ियां होती हैं इनको बोला जाता है। तो सफेद रंग की चूड़ियों को क्या बोला जाता है, बिल्लोरी बोला जाता है। यह प्रश्न ऐसे आता रहता है, जैसे मोकड़ी या मोखड़ी आता है, मोकड़ी या मोखड़ी बोला जाता है। तो मोकड़ी या मोखड़ी क्या होता है कि जो लाख की चूड़ियां होती हैं उनको कहा जाता है लाख की चूड़ियां, तो लाख की चूड़ियों को मोकड़ी या मोखड़ी बोला जाता है। इस तरीके से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना है। मैं थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूं, पर आप बिल्कुल अपना ध्यान फोकस करके इस वीडियो को देखना। हाथ की उंगलियों के आभूषण, हाथ की उंगलियों के आभूषण पूछा जाए, हाथ की उंगलियों में कौन से आएंगे, तो देखो बिंटी, मुंदरी, ये तो आप सब जानते हैं ना, मुंदरी, छल्ला, है ना, मोड़ दे निशानी साड़ी छल्ला, तो वो छल्ला वगैरह ये सब हम याद रखते हैं। परंतु आपको इंपॉर्टेंट है अरसी या आरसी शब्द आए। अरसी या आरसी के कहावत भी होती है ना कि हाथ कंगन और आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अरसी और आरसी जो होता है वो हाथ का जो अंगूठा होता है उस अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण होता है। उसके अलावा मुंदड़ी, दामना शब्द इंपॉर्टेंट याद कर लेना। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा जो दामना से रिलेटेड है, वो क्या है वो देखिए आप। अगर ये शब्द ऐसे आ जाए, एक शब्द लिखा है मैंने दामिनी, एक शब्द आपको याद रखना है दामना,
एक शब्द आपको याद रखना है दामनी, एक शब्द आपको याद रखना है इसमें दामिनी, दामिनी तो ऊपर आ गया था, दामनी, दामनी, और एक है दामन। ठीक है, अब ये चारों शब्द आपको एक जैसे लग रहे होंगे, है ना, चारों शब्द एक जैसे लग रहे हैं। पहला है दामिनी, दूसरा है दामना, तीसरा है दामनी, चौथा है दामन। सबके अंदर मात्राओं के हिसाब से इनके अर्थ अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। दामिनी शब्द आ जाए, आप ये बताएंगे कि ये सिर का आभूषण है। दामिनी शब्द आ गया तो ये सिर का आभूषण है। दामना शब्द आ गया तो ये हाथ की उंगलियों का आभूषण है, हाथ का आभूषण ही मान लीजिए, हाथ का आभूषण है। दामनी आ गया, ये एक प्रकार की सूती ओढ़नी होती है। और दामन आ गया तो ये एक प्रकार का लहंगा होता है। तो सबके नाम एक जैसे लग रहे हैं, दामिनी, दामना, दामनी और दामन। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, सबके अंतर हैं, अलग अलग करके इसको पढ़ना है, अच्छे से इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने देखें तो हाथपान है ऑप्शन में अपने पास, हारपान है, छल्ला, छड़ा, छाप और अंगूठलो। तो ये सब जो आपने पढ़ा ये सारे आभूषण हैं, स्क्रीन पे आपके ऊपर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने कम बताने का प्रयास किया है, जितना मैटर हम लोग बता पा रहे हैं उतना मैटर आपको बताया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखें तो कौन सा प्रश्न आएगा अगला। ये प्रश्न आ रहा है, इसको आप देखिए कि वह नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो राजस्थान का ऐसा नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन जो है वो है घूमर, वालर, गवरी और गैर। तो घूमर, वालर, गवरी और गैर चार ऑप्शन है, इन चारों की अपन बात कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, घूमर, वालर, गवरी और गैर, तो ये कौन कौन से हैं और किसमें इसका उत्तर जो है वो क्या बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो बनेगा वालर, सही उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वालर। देखिए आपको याद रखना है एक तो वालर और इसके साथ एक आप शब्द याद रख लेना कूद। वालर और कूद ये दोनों के दोनों जो हैं ये गरासिया जनजाति से रिलेटेड है, गरासिया समुदाय से ये संबंधित है। और इन दोनों के अंदर आपको याद रखना है वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ना तो वालर में ये प्रयोग होता और ना ही ये प्रयोग कूद में किया जाता है, दोनों में। तो फिर घूमर, गवरी, गैर ये क्या है और इनमें अगर वाद्य यंत्र होता है तो किस किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो घूमर होता है उसको आप याद रखें ढोलक, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। ढोलक, मानपुरा, है ना, और चौतारा और मंजीरा ये वाद्य यंत्र होता है। गवरी या मांदल आ जाए तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, गवरी या मांदल में कि गवरी के अंदर मांदल और थाली यूज किया जाता है, गेर के अंदर बांसुरी, ढोलक और नगाड़ा यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए घूमर जो नृत्य है इसके कई इसके नाम हैं, इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि घूमर नृत्य को जैसे आप पढ़ते हैं कि इसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं। इसको सिरमौर नृत्य कहा जाता है, सिरमौर नृत्य कहा जाता है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, जैसे आप राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष आदि पढ़ते हैं उस तरीके से ये राज्य नृत्य है। इस नृत्य को सामंती नृत्य कहा जाता है। क्या नृत्य, सामंती नृत्य है। ये राजशाही नृत्य है, राजशाही। इसे दरबारी नृत्य कहा जाता है, दरबारी नृत्य। घूमर नृत्य जो है इसका जो क्षेत्र अगर आपको पूछा जाए तो मूल रूप से जयपुर क्षेत्र का ये फेमस है। किस अवसर पे किया जाता है तो कहा जाता है गणगौर पे किया जाता है। कौन करती हैं तो महिला प्रधान नृत्य है, याद रखना है आपको, महिला प्रधान नृत्य है, गणगौर के अवसर पे ज़्यादातर किया जाता है। जयपुर का ये प्रसिद्ध है घूमर। और इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न है, और आपको याद रखना है कि एक 8 का कहरवा इसमें यूज किया जाता है, 8 का कहरवा इसका प्रयोग होता है इसमें। 8 के कहरवे का यानी जब इसको घूमा नृत्य करते हैं, घूम घूम के नृत्य किया जाता है, तो जब ये घूमा जाता है महिलाओं द्वारा वो 8 की आकृति बनती है, 8 का आकृति है तो उसको 8 का कहरवा बोला जाता है, 8 का कहरवा ये बोला जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई संस्था अगर है तो वो बम्बई में है। बम्बई में एक संस्था है जिसका नाम है घूमर गैर,
घूमर गणगौर, ठीक है। घूमर गणगौर एक संस्था है बम्बई के अंदर, किशनगढ़ की कोई राजकुमारी थी, संत गोवर्धन कुमारी जी, है ना, उन्होंने इसको स्थापित किया था, गोवर्धन कुमारी। तो गोवर्धन कुमारी जी जो हैं, इन्होंने इसको स्थापित किया था, इस संस्था को बम्बई में। घूमर गणगौर इसका नाम है और ये घूमर नृत्य से रिलेटेड है। ये बड़ी बड़ी बात मैंने आपको इसकी बता दी है। और गवरी की बात आ जाए तो गवरी तो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। आपको याद रखना है कि गवरी तो भील समुदाय से रिलेटेड है, एक प्रकार की नृत्य नाटिका है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। इसको भीलों का धार्मिक लोक नाट्य कहा जाता है और इस पर चर्चा अपने फिर कभी एक अलग टॉपिक, एक अलग विषय पे अपने बात करेंगे या नृत्यों पे बात करेंगे तो वहाँ पर इस पर बात कर पाएंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। छोटे कंसेप्ट में हम गेर की बात कर लेते हैं। गेर नृत्य आपको याद रखना है कि गेर नृत्य मूल रूप से मेवाड़ और मारवाड़ का है, मारवाड़ और मेवाड़ का है, पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है। कब किया जाता है तो ये जो है ये धुलंडी से शुरू हो जाता है और 15 दिन तक चलता है। धुलंडी से शुरू होकर ये डांस कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलता है ये डांस, ठीक है। और इसके अंदर गेर के अंदर हाथों में खांडे होते हैं पुरुषों के, खांडे मतलब लकड़ी के डंडे कह सकते हैं, वो होते हैं, घूम घूम के ये डांस किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गेर है। इसमें कई प्रश्न ऐसे बन जाते हैं जैसे तलवारों की गैर, ये प्रश्न आ सकता है। तो आपको पूछा जाए कि तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उत्तर आपका क्या होगा? तलवारों की गैर मैनार गांव की है। मैनार गांव कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये ऐसे प्रश्न इसमें बन जाते हैं कई बार, ठीक है। फिर आपको इसमें पूछा जा सकता है कि आपका आंगी बांगी की गैर कहाँ की है? आंगी बांगी की गैर, तो आंगी बांगी की गैर आ जाए, ये लाखोटा गांव के अंदर है, बाड़मेर के अंदर। लाखोटा गांव पड़ता है एक बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर के अंदर लाखोटा गांव, वहाँ की आंगी बांगी की गैर है। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए, अन्य और भी है, जैसे घूमर गैर कहाँ का है, तो घूमर गैर आपको याद रखना है भीलवाड़ा का है ना। आपको पूछा जाए गरासियों की गैर कहाँ की है, गैर के बहुत सारे प्रकार हैं, गरासियों की गैर सिरोही की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गैर के कई प्रकार हैं, कई नाम अपन पढ़ रहे हैं। पुरुष प्रधान धुलंडी से लेकर 15 दिन तक खांडे हाथ में होते हैं और यह नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है गैर में बांसुरी, ढोलक और नगाड़ा है। घूमर में ढोलक, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा है। गवरी में मांदल और थाली है। इस तरीके से आप इन पे थोड़ा सा चर्चापन कर सकते हैं। इसके बाद में ये लास्ट प्रश्न है जो पीटीआई की भर्ती 2022 के अंदर आया हुआ, बहुत कठिन, ये कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आएगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत मुश्किल प्रश्न था। ईश्वर विलास महाकाव्य, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि साहित्य से रिलेटेड जो प्रश्न आता है तो उसमें बच्चों को क्या होता है कि ग्रंथ और उनके राइटर्स को लिखना होता है, थोड़ा सा याद करना होता है, रट के याद करना होता है। अब क्या है कि ये इतिहास का टॉपिक भी है, क्योंकि इतिहास के अंदर से भी इसको पढ़ा जा सकता है और ये कला और संस्कृति के अंदर से भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो अगर अपन ये देखें कि इस साहित्य से रिलेटेड है, क्योंकि प्रश्न है कि ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना किसने की? ईश्वर विलास महाकाव्य। तो देखिए ईश्वर विलास, पहली बात तो ईश्वर विलास है तो इसके अंदर वर्णन जो है वो ईश्वरी सिंह का है। जो ईश्वर विलास महाकाव्य है इसमें वर्णन जो है वो किसका है? ईश्वरी सिंह का है। अब ईश्वरी सिंह कहाँ का राजा हो गया भैया? ईश्वरी सिंह राजा हो गया जयपुर का। अगर ईश्वरी सिंह जयपुर का राजा है तो हमें ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि भाई ईश्वरी सिंह जो जयपुर का राजा है तो ईश्वरी सिंह के समय कौन कौन से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं या महान कवि हुए हैं जिनका वर्णन जो है वो जयपुर राजवंश की कई पोथी खानों में हमें पाया जाता है। तो राजस्थान का जयपुर में जो पोथी खाना है उसके अंदर ये पुस्तक पड़ी है, यह ग्रंथ लिखा हुआ है, पोथी खाना में जयपुर में रखा हुआ है और ग्रंथ का नाम है ईश्वर विलास महाकाव्य। तो रचनाकार इसके आपके ऑप्शन है शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट और मधुसूदन ओझा, 4 ऑप्शन है। और ज़्यादातर जैसे ये प्रश्न मैंने पहले भी ऑफलाइन जैसे क्लास में भी बताया था 1-2 बार बच्चों को, तो इस प्रश्न के अंदर प्रॉब्लम ये चलती है कि इसमें ज़्यादातर नाम बच्चों के सुने हुए से नहीं लग रहे, 2 नाम सुने हुए लग रहे, रत्नाकर भट्ट और कृष्ण भट्ट, है ना। ये तो ऐसे नाम जो सुने हुए लग रहे हैं, शिवानंद गोस्वामी, मधुसूदन ओझा, ये ज़्यादा शायद राजस्थान जी के पढ़ने वाले बच्चों के टच में शायद नहीं हो ज़्यादा ऐसा, तो फिर भी अपने इसको कोशिश करते हैं। इसका जो उत्तर बनेगा सही, वो उत्तर आपको क्या याद रखना है कि इसका सही उत्तर है कृष्ण भट्ट।
सही उत्तर कृष्ण भट्ट है। देखिए कृष्ण भट्ट एक वो कवि हैं जो आप पढ़ेंगे कि ये सवाई जय सिंह के समय भी थे, सवाई जय सिंह के समय भी थे, और कृष्ण भट्ट जो हैं ये ईश्वरी सिंह के समय भी रहे हैं। ये सवाई जय सिंह के समय भी थे और ये ईश्वरी सिंह के समय भी रहे हैं। सवाई जय सिंह के समय जो आप मूल रूप से पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि सवाई जय सिंह के समय इन्होंने एक राम रासो ग्रंथ लिखा था, राम रासा या राम रासो ग्रंथ लिखा था सवाई जय सिंह के समय। जबकि ईश्वरी सिंह के समय इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है ईश्वर विलास महाकाव्य। ईश्वरी सिंह के समय जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा है? ईश्वर विलास महाकाव्य। तो इसका उत्तर जो सही बन रहा है वो कृष्ण भट्ट है। पर आप बच्चों के दिमाग में एक आ रहा होगा, गुरुजी ये कौन है फिर? ये शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, मधुसूदन ओझा, ये है कौन? ये सबके सब जो है ये अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। जैसे मधुसूदन जी ओझा जो है ये पूर्वी भारत के हैं, बंगाल आदि क्षेत्र के रहने वाले, और शिवानंद गोस्वामी ये तेलंगाना प्रदेश के ब्राह्मण थे, तेलंग ब्राह्मण थे। तो वहाँ से ये लोग आए हैं। जयपुर रियासत के अंदर इन लोगों ने जयपुर रियासत में राजा महाराजाओं के यहाँ इन्होंने काम किया है, राजा महाराजाओं के आश्रय में रहे हैं। तो इन्होंने भी कुछ ग्रंथों की रचना की है और ज़्यादा जो मुझे डिटेल मिल पाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो क्या है कि ईश्वर विलास का संपादन किसने किया? पहले देखो ईश्वर विलास लिखा किसने, ये आ जाए तो हम बढ़ेंगे कृष्ण भट्ट ने लिखा है ना, कवि कृष्ण भट्ट ने लिखा। परंतु आपको याद है कि इसका संपादन किसने किया तो आप बताएंगे रमाकांत पांडे ने किया। रमाकांत पांडे जो हैं उन्होंने इसका संपादन किया था और ये वर्तमान में जयपुर के पोथी खाने के अंदर ये संरक्षित है जो ये ग्रंथ है ईश्वर विलास। और इसके बाद में है कि शिवानंद गोस्वामी। तो शिवानंद गोस्वामी जो है, जैसे मैंने कहा कि ये इनका संबंध जो है वो तेलंगाना क्षेत्र से रहा है और बाद में ये जयपुर के कई शासकों के दरबार में भी रहे। इनके द्वारा लिखा ग्रंथ है सिंह सिद्धांत सिंधु, सिंह सिद्धांत प्रदीपक, सुबोध रूपावली। ये नाम याद रखने, दोबारा देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है सिंह सिद्धांत सिंधु। तो सिंह सिद्धांत सिंधु, सिंह सिद्धांत प्रदीपक, सुबोध रूपावली, ये ग्रंथ आपको पूछा जाए तो ये सारे किसके हैं? शिवानंद गोस्वामी के। अब है रत्नाकर भट्ट। रत्नाकर भट्ट जिनको हम पुंडरीक रत्नाकर भी बोलते हैं, और इनके द्वारा सवाई जय सिंह के काल में लिखा गया ग्रंथ है, सवाई जय सिंह के काल में लिखा गया ग्रंथ है जय सिंह कल्पद्रुम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है मधुसूदन ओझा, और मधुसूदन ओझा के ग्रंथ लिखे हुए हैं जगद गुरु वैभव में इंद्र विजय, व्योमवाद, अपरवाद और आवरणवाद। दोबारा देख लीजिए, इनके ग्रंथ है जगद गुरु वैभवम, इंद्र विजय, व्योमवाद, अपरवाद, आवरणवाद। ये सारे मधुसूदन जी ओझा के हैं। और रत्नाकर भट्ट से रिलेटेड जो है वो जय सिंह कल्पद्रुम है, और शिवानंद गोस्वामी से रिलेटेड सिंह सिद्धांत सिंधु, सिंह सिद्धांत प्रदीपक और सुबोध रूपावली। और ईश्वर विलास जो है इसका संपादन रमाकांत पांडे ने किया था और संरक्षित ये जयपुर के पोथी खाने में है। चर्चा अपन कर चुके हैं। तो आज का जो अपना वीडियो रहेगा यहीं अपन समाप्त करेंगे। 5 प्रश्न जो आए हुए थे पीटीआई 2022 की भर्ती के अंदर, हमने उस कंसेप्ट को उठा करके उस पर ये वीडियो तैयार की है। और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज में हम 2022 के अंदर जितने पेपर्स हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को उठाएंगे, जीके को उठाएंगे, और वहाँ से हम कला और संस्कृति के प्रश्नों को उठा करके उसी तरीके से उसकी तैयारी करनी है। और ये तैयारी आपको जो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की, पीटीआई की, सीईटी की, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये कला और संस्कृति के जो भी मैं 5-5, 7-7 प्रश्न आपके लिए लेके आया करूँगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। थैंक यू।